ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज आ रही है सबको? कमेंट करना जल्दी। ओके, और स्क्रीन दिखाई दे रही है जहां पर मैंने लिखा है यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। होप्स आप सभी को ये दिखाई भी दे रहा होगा। ओके, ऑल क्लियर, कोई बात नहीं। चलो फिर चलते हैं, हमारे आज का टॉपिक को स्टार्ट हम करेंगे। डायमेंशन एनालिसिस को हम देख रहे हैं। काफी सारे बच्चे कल नहीं थे हमारे क्लास में, सो मेरे पास अटेंडेंस है, तो इससे ज्यादा मैं इन बच्चों के नाम लेने के सिवा आप खुद से बताना। आप कई सारे बच्चे कल के लेक्चर में नहीं थे, तो क्या दिक्कत थी? सर स्कूल में बुलाया था कल। अच्छा ठीक है, चलो फिर अच्छा, काफी सारे बच्चे थे जो स्कूल में गए थे। ठीक है, सो मैं उस कल का जो रिकॉर्डेड लेक्चर था वो आज आपको श्री गणेश प्लस चैनल पर पोस्ट हो जाएगा, वहां पर जाकर वो कल वाला लेक्चर देख लेना। ठीक है, ओके, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को, जिसे हमने कल स्टार्ट किया था। वो था हमारा डायमेंशन एनालिसिस। सो सबसे पहले हमने डेफिनेशन देखी थी कि डायमेंशन क्या होते हैं। चलो बताओ, जो बच्चे कल प्रेजेंट थे, डायमेंशन क्या होते हैं? यस, एनीवन? Power to which fundamental units are raised to express the derived unit of a quantity. वेरी गुड। तो डायमेंशन एक्चुअली क्या होते हैं? जो भी फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं जिससे हमने लिखते हैं डायमेंशंस आर, फिर से लिख रहा हूं, डायमेंशन आर द पावर to which the fundamental units are raised in order to express the derived unit of physical quantity। ये होती है डायमेंशंस। अब इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था लेंथ से। सो लेंथ के डायमेंशन हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में इसका कैपिटल लेटर। फिर आते हैं हम मास के पास, इसके डायमेंशन हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में m। फिर आते हैं हम टाइम के पास, इसका ब्रैकेट हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में t। ज्यादातर हम इन तीन ही फिजिकल क्वांटिटीज के हम बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो जो रिमेनिंग क्वांटिटीज है वो आप कल के लेक्चर में देखना ना, वो उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम इन फिजिकल क्वांटिटीज के एनालिसिस पर। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो डायमेंशंस होते हैं में डिस्कस करेंगे, फिर आएंगे हमारे अगले टॉपिक पर, दैट इज द डायमेंशन एनालिसिस पर। सो जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था, डायमेंशन सबसे फर्स्ट वाली क्वांटिटी मैंने सॉल्व करने के लिए ली थी, जिसे हम एरिया कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा कुछ इस तरह, ध्यान देना। मैं इसका एक सिंपल सा चार्ट बनाता हूँ। आपके बुक में भी जो भी नोट्स आपको आज मिलने वाले हैं उस नोट्स में भी ये चार्ट रहेगा। सो मैं इसका एक टेबल बना देता हूँ, और ये टेबल हमेशा के लिए अपने पास रखना। सो इस फर्स्ट कॉलम में लेंगे हम इसकी फिजिकल क्वांटिटीज, फिर यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला, फिर आते हैं उसके यूनिट में। फॉर्मूला और यूनिट दोनों लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। फिर आएंगे हम लास्ट में उसके डायमेंशन की तरफ। तो ये जो लास्ट वाला कॉलम है इसमें हम लिखेंगे इसके डायमेंशंस यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ हो गए इसके डायमेंशंस। सो यहाँ पर कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज को हम एक्सप्रेस करेंगे, फिर उस फिजिकल क्वांटिटीज को फॉर्मूला को हम यहाँ डिराइव करेंगे,
बाद में इसकी यूनिट के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उस यूनिट में उस फिजिकल क्वांटिटीज की जो भी डायमेंशंस होगी वो डायमेंशन को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले वाला स्टार्ट करते हैं जिसे हम कहेंगे दैट इज एरिया। सो एरिया से स्टार्ट करते हैं। चलो, आप सभी को पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया एरिया। फॉर्मूला क्या होगा एरिया का, जिसे हम ए लिखेंगे, उसे सिंपल से हम कहेंगे लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सो लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ यानी कि हो जाएगा यल स्क्वायर। सो यूनिट में इसे जनरल हम एसआई यूनिट में लिखने वाले हैं। सो एसआई यूनिट में हम लिखेंगे इसका एसआई यूनिट जो होगा वो होगा मीटर स्क्वायर। मीटर यानी कि क्या है, लेंथ है। तो आप मुझे बताना इसके डायमेंशन। सो स्क्वायर ब्रैकेट में इसके डायमेंशन हम लिखेंगे यम, यल और टी के तौर पर। चलो बताओ इसके डायमेंशन। यस, एरिया के डायमेंशन बताना। M0 T0 वेरी गुड। M0 T0 L raised to 2 वेरी गुड, L raised to 2। सो M0 L raised to 2 T0 ये आते हैं डायमेंशन एरिया के। फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वांटिटीज पर। वन बाय वन हम वो सब क्वांटिटीज लेने वाले हैं। सो हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी होती है वॉल्यूम। हमारी नेक्स्ट क्वांटिटी, 2 मिनट देना सिर्फ। सो आते हैं हम वॉल्यूम पर। सो ये रही हमारी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम। सो इस वॉल्यूम को सिंपल आप लिखोगे जैसे मैंने कल लिखा था, इसका फॉर्मूला भी दिया था, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिखेंगे हम। ठीक है, या फिर हम ऐसा करते हैं एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट लेते हैं ताकि जो मेथड थी वो मेथड आपको याद रहे। सो एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट यानी कि एरिया का जो यूनिट था वो था मीटर स्क्वायर में और हाइट भी होती है मीटर में यानी कि लेंथ में ही लिखेंगे। तो इसका जो यूनिट आएगा वो कितना आता है, मीटर क्यूब आता है। ठीक है ना। अब बताओ इसके डायमेंशन यम यल टी। यस बोलो, यम की पावर m raised to 0 वेरी गुड, यल रेस टू 3 वेरी गुड, टी रेस टू 0 0 0। अब बताना इसको, मैं बताता हूँ इसको पढ़ते कैसे। देखो वॉल्यूम में मास के जो डायमेंशन है 0 है। पावर देखना, ये पावर ही डायमेंशन बताने वाले। सो वॉल्यूम में मास की पावर 0 है यानी यम की वैल्यू 0 है। यल की जो डायमेंशन है वो यल की डायमेंशन 3 है और टी के डायमेंशन 0 है। इस तरह से लिखते हैं हम डायमेंशंस। और भी काफी सारी क्वांटिटीज है, मैं उस सभी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। सो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज पर। यहाँ पर हम लेने वाले हैं हमारी फर्स्ट वाली फिजिकल क्वांटिटी दैट इज वेलोसिटी, या फिर हम इसे स्पीड भी कह सकते हैं। आप सभी को पता है जब दोनों डायरेक्शन सेम हो तो इसे हम स्पीड भी लिख सकते हैं। सो वेलोसिटी आती है या स्पीड आती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो इसका जो यूनिट आता है, अब बताना इसका यूनिट क्या आएगा। डिस्टेंस होगा मीटर में, टाइम होगा सेकंड में, तो आती है मीटर पर सेकंड। डायमेंशन बोलो। m0 l1 t1 M0 L1 T raised to -1 अच्छा, तो इसके डायमेंशन आते हैं, वेरी गुड। सो इसके डायमेंशन आने वाले हैं m0 l1 और जो सेकंड था वो नीचे था तो ऊपर आएगा तो वो -1 हो जाएगा। सेकंड की पावर देखना। सो आप बताओगे वेलोसिटी में मास कितने डायमेंशन है 0, लेंथ के डायमेंशन कितने हैं 1 और टाइम के डायमेंशन कितने हैं -1। इस तरह से पढ़ते हैं किसी भी डायमेंशन। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डायमेंशन पर और मैं आपको बताने भी वाला हूँ कौन से डायमेंशन आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं। सो सबसे पहले याद रखना वेलोसिटी के डायमेंशन हमेशा के लिए याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम हमारे नेक्स्ट डायमेंशन पर जिसे हम कहेंगे दैट इज एक्सेलरेशन। अब बताना इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा जिसे हम स्मॉल a में लिखने वाले हैं।
बताना, सबसे पहले फॉर्मूला बताना एक्सेलरेशन का। यस, Mass into force. अरे नहीं बेटा, वेलोसिटी के टर्म में इसका फॉर्मूला बताना। यस, एनीवन? change in Velocity velocity upon- upon change in time. वेरी गुड। सो इसे हम सिंपल लिखेंगे वेलोसिटी अपॉन टाइम। सही है। चलो अब बताना वेलोसिटी के डायमेंशन, वेलोसिटी का यूनिट कितना था, मीटर पर सेकंड, और टाइम भी कितने टाइम भी किसमें आएगा, सेकंड में। सो सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड, सो इसका जो यूनिट आता है वो कितना आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो सही है, आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई क्या? मीटर पर सेकंड Yes, स्क्वायर sir. यूनिट कैसे लिखते हैं हम, मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड से हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। अब आते हैं हमारे MLT पर। अब बताना MLT के डायमेंशन यानी एक्सेलरेशन के डायमेंशंस। m0 L1 t raised to -2. ओके, वेरी गुड। सो सिंपल देखना है, यहाँ पर क्या कोई मास है, सिंपल आप फॉर्मूला में देख लेना, यहाँ पर कोई मास है, ये m जो लिखा है मैंने यूनिट, ये मीटर की यानी लेंथ का यूनिट है। लेकिन फॉर्मूले में देखना होता है कि फॉर्मूले में कोई भी मास प्रेजेंट नहीं है। सो मास के डायमेंशन आते हैं 0। फिर आते हैं, देखते हैं लेंथ है क्या। सो लेंथ है, यूनिट देख लो, यूनिट लेंथ m मीटर आया है, कितनी बार आया, सिर्फ एक बार, तो यहाँ पर L1 लिख लेना। और टाइम ये नीचे वाला था, ऊपर आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, तो टाइम की पावर देख लेना, कितना बार आया है टाइम, 2 टाइम्स, दैट इज -2। सो इसके डायमेंशन आते हैं m0 L1 t-2। इसे और अच्छे से लिखता हूँ, ये आते हैं m0 L1 t-2। ये दोनों डायमेंशन हमेशा के लिए याद रखना, काफी ज्यादा से ज्यादा इन्हीं का आपको यूज करना होता है। फिर आते हैं हम हमारे नेक्स्ट डायमेंशन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसका जो टेबल है वो भी आपको देने वाला हूँ। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट डायमेंशन पर, सभी को पता है वो नेक्स्ट वाले डायमेंशन ऑब्वियसली होने वाला है फोर्स। सो प्रिपेयर रहिएगा फोर्स के डायमेंशन। सो नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो ये रहा फोर्स। बताना फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स होता है, यस एनीवन, Mass into Mass acceleration. into acceleration. मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अब बताना इसका यूनिट, मास तो आता है केजी में, एक्सेलरेशन Newton. है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। बताओ इसके डायमेंशन, m L m1 Very good. L1 t L1 raised to -2. m1 L1 t raised to minus. वेरी गुड, हमेशा के लिए याद रखना m1 L1 t-2। ये डायमेंशन आते हैं फोर्स के, हमेशा के लिए याद रखना। फोर्स के डायमेंशन, वेलोसिटी के डायमेंशन और एक्सेलरेशन के डायमेंशन ये आपको चाहिए ही। सो फोर्स के डायमेंशन आते हैं m1 L1 t-2। ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसे हम वर्क के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये रहा वर्क। वर्क सभी को पता है, वर्क होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्क का फॉर्मूला, जिसे हम W में एक्सप्रेस करने वाले हैं, फोर्स को हम F में एक्सप्रेस करने वाले हैं, एक्सेलरेशन को A में एक्सप्रेस करेंगे, स्मॉल a में। सो वर्क यानी कि वर्क डन। सो वर्क डन इज इक्वल टू होता है, यस बोलो, Force into displacement. वेरी गुड प्रांजल। सो ये रहेगा फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। सो फोर्स यूनिट बताना, फोर्स का यूनिट कितना आता है, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है, सो डिस्प्लेसमेंट भी आने वाला है मीटर में। सो इसके एक्चुअल जो यूनिट्स आते हैं वो हो गए केजी मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब लिखते हैं इसके डायमेंशंस। चलो बताओ इसके डायमेंशन आपके सामने है। m1 L2 t minus. Yeah, M1 very L2 good, T very good, minus very 2. good. m1 L2 t-2, इस तरह से लिखते हैं हम वर्क के डायमेंशंस। ओके। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले पर, जिसे हम लिखेंगे एनर्जी। सो नेक्स्ट है एनर्जी। सो कोई भी ले सकते हो आप, एनर्जी ले लेना, काइनेटिक एनर्जी ले सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी ले सकते हो, कोई भी। सो मैं सबसे पहले सिंपल सा फॉर्मूला एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का लेता हूँ। अब बताना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला।
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला? half mv हाफ एम square. वी स्क्वायर। वेरी गुड, वो आता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। सो इसके जो यूनिट्स आते हैं, मास है केजी में और वेलोसिटी होती है मीटर, ये रही वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, यानी ये आने वाली है मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसे हम जूल भी लिखते हैं, हमेशा के लिए याद रखना। एनर्जी को पता है ना आपको, हम क्या लिखते हैं, जूल भी लिखते हैं। लेकिन डायमेंशन के लिए हमें इसे इसके पूरे यूनिट्स लगने वाले हैं, यानी कि केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो अब बताना इसके डायमेंशंस। m1 l2 t minus 2। वेरी गुड, m1 l2 और आता है t माइनस 2। सो ये आते हैं एनर्जी के डायमेंशंस। ठीक है, और भी क्वांटिटीज को हम लेते हैं। चलो, सो नेक्स्ट क्वांटिटी है, सो हम आगे वाले जो क्वांटिटी लेने वाले हैं वो होती है पावर। पता है पावर आपको क्या होती है? पावर के डायमेंशन भी आपको अच्छे से मालूम होंगे। मैं डायमेंशन के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, सबसे पहले पावर का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, तो ये रही पावर। पावर और फुल पावर से बताना पावर का फॉर्मूला क्या एनर्जी है? अपॉन टाइम। पावर का फॉर्मूला, यस एनीवन? एनर्जी अपॉन टाइम। work upon time, वेरी गुड, Right. पावर का फॉर्मूला आता है, हाँ बोलो। Work कोई? done. वेरी गुड, वर्क डन अपॉन टाइम, यानी कि हो सकता है वर्क अपॉन, हम ऐसे भी लिख सकते हैं वर्क अपॉन टाइम। सो आप सभी के पास वर्क की जो यूनिट है वो है कितनी है? केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर टाइम है तो मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा सेकंड में। सो ये लिखेंगे हम केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। अब बताना इसके डायमेंशंस। m1 l2 m1 l2 t raised to t raised to minus 3, minus 3। वेरी गुड, m1 l2 t raised to minus 3, ये आते हैं इसके डायमेंशंस, पावर के डायमेंशंस। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ और नई चीजों पर। ध्यान देना बच्चों, जिस तरह से लीनियर फोर्सेस होते हैं, यहाँ पर एक छोटी सी कंसेप्ट लेता हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी कंसेप्ट, मैं आपको टॉर्क समझाने की कोशिश करता हूँ। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क हमें देखना है। टॉर्क का फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। टॉर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो सबसे पहले समझ लेना टॉर्क क्या होता है। जिस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेना, आप क्या करते हो, उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हो। सो जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हो, वो किसी एक्सेलरेशन से मूव होना स्टार्ट होता है और वो पोजीशन अपनी चेंज करता है इसी एक्सेलरेशन से, is getting some velocity also। लेकिन क्या हो, आपने फैन देखा होगा, आपके घर में फैन है ना, फैन भी देखते हो आप, या फिर कोई भी रोटेटिंग मोशन देख लेना। मान लो ये कोई सर्कल है, ये सर्कल की सेंटर है और ये सर्कल का रेडियस है। सो क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट है जो इस पोजीशन पर है, इस पोजीशन पर है, ये उतनी पोजीशन, और यहाँ पर हमने इसे फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पर हमने इसे फोर्स अप्लाई किया। सो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इस अप्लाइड फोर्स से, ध्यान देना, इस अप्लाइड फोर्स से इस सर्कम्फरेंस पर घूमने लगेगा। सो ये फोर्स क्या हुई, ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को घुमाने के लिए जरूरी है, और जो ये ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर इस सर्कम्फरेंस पर रोटेट हो रहा है, उस रोटेटिंग फोर्स को कहेंगे, ध्यान देना, उस रोटेटिंग फोर्स को, उस रोटेटिंग फोर्स को हम कहेंगे टॉर्क। उसका सिंबल होता है टाउ। टाउ, ताऊ नहीं है बेटा, ताऊ नहीं, टाउ क्या होता है सिंबल, टाउ। सो सिर्फ ध्यान रखना, जो फोर्स लीनियरली एक्ट होगी उसे हम लीनियर फोर्स कहेंगे। जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिर से उसी पोजीशन पर आने में मदद नहीं करती, हेल्प नहीं करती, वो सिर्फ उसकी पोजीशन को डिस्प्लेस करती है। लेकिन एक ऐसी फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को घुमाती है, रोटेट करती है, उसी फोर्स को हम कहते हैं रोटेटिंग फोर्स, एंड दैट रोटेटिंग फोर्स इज नथिंग बट व्हाट, टॉर्क।
और उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है किस जगह हमने फोर्स अप्लाई की, और ये तो होगी उसकी सेंटर, और सेंटर से परपेंडिकुलर कितने डिस्टेंस पर है, किस पॉइंट पर हमने फोर्स अप्लाई की, और सेंटर से किस परपेंडिकुलर कितने एंगल पर है, उसी फोर्स को हम कहेंगे टॉर्क। तो मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पर टॉर्क, सिंपल है, ध्यान देना, सिर्फ इतना याद रखना, टॉर्क यानी उस ऑब्जेक्ट को रोटेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होने वाली फोर्स। सो ये रही टॉर्क, टॉर्क। सो टॉर्क का सिंबल होता है टाउ, इसे हम लिखेंगे फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो सभी को पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट ये रही आपके सामने, ऊपर जा चुकी है, नीचे लाता हूं, ठीक है। सो फोर्स की यूनिट ये रही आपके सामने। सो क्या है फोर्स की यूनिट, केजी इंटू मीटर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे हम न्यूटन भी लिखते हैं। सो सिर्फ यहाँ पर लिखना है आपको टाउ की यूनिट। सो फोर्स की यूनिट लिख लेना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और फिर से मीटर से मल्टीप्लाई किया है, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मीटर हो जाएगा। सो इसकी जो यूनिट आती है वो होगी केजी इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में Yes, आई, sir. यस सर। कंफर्म, सिंपल है। देखो केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे बताना, क्या इस चार्ट में जो मैंने ऊपर चार्ट दिखाया है आपको, इस चार्ट में टॉर्क की तरह ही किसी के डायमेंशन सेम है क्या, जिस तरह टॉर्क के Work and- डायमेंशन, वेरी Work गुड, and energy. वर्क के, जो वर्क के डायमेंशन है या फिर वर्क डन के जो डायमेंशन है वही डायमेंशन टॉर्क के। सो वर्क के डायमेंशन क्या है, सो ये रहे वर्क के डायमेंशन m1 l1 t-1 t-2। सो वही रहेंगे हमारे टॉर्क के डायमेंशन, यानी हो जाएंगे m1 l1 t-2। सो इस तरह से हम लिखते हैं डायमेंशंस को। आई बात समझ में, बोलो कमेंट करो जल्दी, क्या कोई दिक्कत वाली बात है क्या, टॉर्क समझ में आई, टॉर्क वाली कंसेप्ट समझ में आ चुकी है आपको, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ Yes, sir. फिर से बताता हूँ, टॉर्क Yes, sir. एक, फिर से बताता हूँ, ध्यान देना, टॉर्क ऐसी फोर्स होती है जो ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के लिए हेल्प करती है, उसी फोर्स को हम कहते हैं रोटेटिंग फोर्स, यानी कि टॉर्क। एक दूसरी भी फोर्स होती है जिसे हम कहते हैं लीनियर फोर्स, जो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए और साथ ही साथ एक्सेलरेट करने के लिए हेल्प करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वांटिटी पर, उसे हम कहेंगे दैट इज अ मोमेंटम। सभी को पता है मोमेंटम लिखते हैं P में। सो मोमेंटम का फॉर्मूला, यस पता है आपको मोमेंटम, यस कोई बता सकता है मास इनटू मोमेंटम? एक्सेलरेशन। नहीं बेटा, गलत हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स आएगा। Mass into velocity. वेरी गुड। सो मोमेंटम का फॉर्मूला आता है मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, ये बात सही है। सो अब बताना मोमेंटम की यूनिट्स। सो मास ऑब्वियसली रहेगा केजी में, वेलोसिटी रहेगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। अब बताना इसके डायमेंशंस, एम एल टी। m1 l1 t raised to -2. वेरी गुड, m1 l1 t raised to -2, ठीक है। सो ये वाले डायमेंशन, यहाँ पर कुछ, हाँ ओके ओके, यस बताना। सर वर्क के डायमेंशन ml² है ना? यहाँ ये लिख लिया ना मैंने, थोड़ा सा करेक्शन था, l1 लिखा था, l2 लिख लिया मैंने, ओके। यस वो लिखते टाइम रह गया था। अब सही है, m1 l2 t-2, और ये टॉर्क के डायमेंशन m1 l2 t-2। बोलो अब सही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके वेरी गुड। सो इस तरह से होते हैं, और भी लेने वाले हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, और एक लेते हैं चलो। फिर मैं आपको एक प्रॉब्लम देने वाला हूँ, देखते हैं कितने बच्चे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आसान सा प्रॉब्लम होगा। आप सब लोग क्रिकेट खेलते होगे?
यस सर। Yes, sir. सब खेलते हो। अब मुझे बताना, जब आप क्रिकेट खेलते हो, जब गेंद आती है, मान लो आप बैटिंग कर रहे हो, जब गेंद आती है तो जो बैट्समैन होता है वो गेंद को एक फोर्स अप्लाई करके एक किसी वेलोसिटी से या किसी एक्सेलरेशन से वो उस गेंद को टहलाता है, बोलो सही है, स्ट्राइक करता है, हिट करता है, सही है Yes, ना? sir. मान यस लो सर। आप यहाँ पर Yes. हो और आप क्रिकेट खेल रहे हो या आपके हाथ में बैट है, ठीक है, सो ये गेंद आती है और इस गेंद पर आप फोर्स अप्लाई करते हैं। अब मुझे बताना, जब आप इस गेंद पर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो फोर्स कितने टाइम के लिए रहता है? मतलब जब फोर्स आप अप्लाई करते हो तो क्या वो फोर्स 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए रहेगा या 1 सेकंड से भी ज्यादा टाइम के लिए रहेगा? मैं 1 सेकंड एक एग्जांपल लेता हूँ। अब बताना, उस गेंद पर आपने फोर्स अप्लाई किया, वो फोर्स कितने टाइम के लिए रहा उस गेंद में? यानी कि सिंपल सी कंसेप्ट है, आपने इस पर फोर्स अप्लाई किया, सो वो फोर्स 1 सेकंड से ज्यादा टाइम के लिए आपने अप्लाई किया या फिर 1 सेकंड से कम टाइम के लिए अप्लाई किया? बताना। 1 सेकंड से कम। वेरी गुड। सो आप वेरी गुड, सो आपने क्या किया, एक इंस्टेंट फोर्स अप्लाई किया, एक इंस्टेंट फोर्स अप्लाई किया 1 सेकंड से भी कम टाइम में। सो ध्यान देना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट पर एक इंस्टेंट टाइम में फोर्स अप्लाई होती है, शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स अप्लाई होती है, उसे हम कहते हैं इंपल्स। सो उससे क्या होता है, इंपल्स अप्लाई करने से, ये फोर्स शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई करने से उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, साथ ही साथ उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। उस फोर्स को हम कहते हैं इंपल्सिव फोर्स। आई बात समझ में? यस सर। ओके, सो इंपल्स क्या होता है हमेशा याद रखना, काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। इंपल्स क्या होता है? फोर्स अप्लाई होती है वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। तो इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं, सो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। इंपल्स क्या होती है? इंपल्स का फॉर्मूला जिसे हम आई में लिखेंगे या फिर कई बुक्स में इसे जे भी लिखता है, जे भी हम लिख सकते हैं। सो हम क्या करते हैं, बुक्स जे लिखते हैं। इंपल्स, इंपल्स होता है फोर्स अप्लाई होती है वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। आई बात समझ में? फोर्स अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, उससे क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन और वेलोसिटी दोनों चेंज हो जाती है। सो इसका जो यूनिट आएगा, अब बताना इसकी यूनिट्स कितने आएंगे। फोर्स के यूनिट्स केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम रहेगा सेकंड में। अब बताना, क्या ये नीचे वाला 1 सेकंड और ऊपर वाला 1 सेकंड कैंसिल हो जाएगा? मैं फिर से लिखता हूँ, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड। अब बताना इसकी जो यूनिट आती है, यूनिट कितनी आएगी, केजी मीटर पर सेकंड। अब बताना इसके डायमेंशन। यस, m1 l1 M1. t minus 1। m1 l1 t minus 1। आई बात समझ में? सो इंपल्स के डायमेंशन आते हैं m1 l1 t minus 1। ओके, इसे इसका यूनिट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका यूनिट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। सो न्यूटन इनटू सेकंड। ओके, अब आते हैं हम कुछ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज देते हैं। सो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हम एंगल लेते हैं। एंगल का फॉर्मूला बताना, एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन क्या रहेगी, रेडियस। सही है? सो अब बताना, ओके ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस यानी थीटा हम लेंगे रेडियन में। और हमेशा याद रखना, किसी भी कोई भी जो एंगल होता है वो एंगल हमेशा डायमेंशनलेस होता है, यानी ये होगा m0, l0 और t0। आई बात समझ में? जैसे कि आर्क लेंथ में होगी, रेडियस भी लेंथ में होगी। सो लेंथ, ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, सो इसके डायमेंशन होते हैं 0। जो थीटा एंगल होगा वो हम रेडियन में मेजर करेंगे। सो हमेशा के लिए याद रखना, जो भी एंगल होगा उस एंगल के जो भी डायमेंशन होगी, हमेशा के लिए वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी आती है। डायमेंशन लेस क्वांटिटी यानी m0 l0 t0। आई बात समझ में? यस सर। ओके, अब आते हैं, मैं यहाँ पर आपके सामने
क्या ये दिखाई दे रहा है आपको? ये डायमेंशन वाला चार्ट आपको दिखाई दे रहा है? Yes, sir. अच्छा, कंफर्म ना? वो वाला चार्ट नहीं, ये पीडीएफ के फॉर्म में कुछ चार्ट दिया है मैंने, यहाँ पर लिख भी लेता हूँ। दिखाई दे रहा है ये वाला? यहाँ पर ये डायमेंशन फॉर्मूला फॉर सम इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, क्या ये दिखाई दे रहा है? No, sir. No, sir. अच्छा, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब ये दिखाई दे रहा होगा Yes, sir. Yes, sir. डायमेंशन फॉर्मूला फॉर सम इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो आपके ग्रुप पर अभी नोट्स आने वाले हैं लेक्चर खत्म होने के बाद। सो आपको क्या करना है बताता हूँ। ये जो चार्ट है, जब आप रूम में रहते हो तो ये चार्ट ऐसी जगह ढूंढना जहाँ हमेशा आपकी नजर जाती होगी। तो उस जहाँ पर हमेशा आप पढ़ते रहते होगे उस दिशा में इस चार्ट को अपने रूम में फिक्स कर लेना। और हमेशा ये जो डायमेंशन मैंने दिए है वो डायमेंशन हमेशा के लिए आपको पढ़ने हैं, एक 1 मंथ के लिए, सिर्फ 1 मंथ के लिए। बाद में खुद में खुद ये आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, बाय हार्ट हो जाएंगे। तो अभी तक के लिए आपको ये डायमेंशन हर रोज पढ़ने हैं। तो कैसे पढ़ने हैं उसके बारे में भी डिस्कस करता हूँ मैं। वेलोसिटी यानी कि स्पीड, वेलोसिटी होती है लेंथ अपॉन टाइम, हमेशा ऐसे ही पढ़ना। और जब मैं पूछूंगा आपको कि वेलोसिटी के डायमेंशन बताना, तो वेलोसिटी के डायमेंशन आपको बताने हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम। बाद में इसका यूनिट बताना, यूनिट होगा मीटर पर सेकंड। और बाद में इसके डायमेंशंस बताना। सो डायमेंशन कैसे लिखोगे? m0 l1 t-1। सो डायमेंशन बताना है आपको m0 l1 t-1। देखो अपनी क्लास में अब 30 या 35 से भी ज्यादा स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं। तो मैं हर एक को कोई भी 5 डायमेंशन पूछने वाला हूँ, हर एक को। हर दिन सबसे पहले लेक्चर जैसे स्टार्ट होगा फर्स्ट 10 मिनट्स में हम डायमेंशन का डिस्कशन लेंगे, फिर आगे के प्रोसेस को हम स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पढ़कर दिखाया है कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है लेंथ अपॉन टाइम, और उसके डायमेंशन साथ ही साथ यूनिट भी आपको बताना है। फिर जैसे कि एक्सेलरेशन आ चुका है, एक्सेलरेशन होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर आने वाला है मोमेंटम, फोर्स, इंपल्स, वर्क एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशंस। सो ये पढ़ना अच्छे से। ये क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन, ध्यान देना। रेडियस ऑफ गायरेशन, अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो इसे थोड़ा सा इसे जूम करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। ये रहा रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल मास। डायमेंशन याद रखना m0 l1 t0। फिर आते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आप सभी को पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पता है ना? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है आपने? Yes, sir. हाँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सो ये G वाली क्वांटिटी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो इसके डायमेंशन आते हैं m-1 l3 t-2। फिर आते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड पर, काफी सारे डायमेंशन है। ये पूरे के पूरे डायमेंशन आपको पढ़ने हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ 1 मंथ आपको ये डायमेंशन याद रखने हैं, 1 मंथ के लिए। बाद में ये खुद में खुद आपको बाय हार्ट हो जाएंगे। सो इतने डायमेंशन है, मैं लिख कर देता हूँ कितने डायमेंशन, 35 डायमेंशन है, 35। सो आज डेट है शायद, देखता हूँ 16. हाँ अच्छा 16 जून है। सो 16 जून से 16 जुलाई तक हम पूरे का पूरे इस चार्ट को बाय हार्ट करने वाले हैं। सो हमेशा के लिए याद रखना, जब भी लेक्चर स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम कोई भी 5 डायमेंशंस के बारे में आपको पूछेंगे। आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना है, एक्सप्लेनेशन सिंपल देना है, फॉर्मूला बताना है, यूनिट बताना है, डायमेंशन बताना है, कोई भी 5 डायमेंशन। और किसी को भी मैं पूछ सकता हूँ। आई बात समझ में? Yes, sir. बी प्रिपेयर फॉर इट, क्योंकि इस डायमेंशन के ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ओके, चलो फिर आते हैं
हमारे एक्चुअल डिस्कशन पर। ओके, सो अब मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ मैं इसके फॉर्मूले भी देने वाला हूँ। सो प्रॉब्लम ये रहा आपके स्क्रीन पर आपके सामने। सो प्रॉब्लम है, 2 मिनट। ओके, प्रॉब्लम है फाइंड द dimensional formula of the following quantities. So सबसे फर्स्ट वाली जो क्वांटिटी है उसे हम लिखेंगे सरफेस टेंशन। फिर सेकंड वाली जो क्वांटिटी है उसे हम लिखेंगे इम्पल्स। थर्ड वाली जो क्वांटिटी है उसे हम लिखेंगे टॉर्क। फिर फोर्थ वाली जो क्वांटिटी है उसे हम लिखेंगे पावर। फिर फिफ्थ वाली जो क्वांटिटी है उसे हम लिखेंगे वर्क। सिक्स्थ वाली क्वांटिटी है प्रेशर। सेवंथ वाली क्वांटिटी है हमारी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सो इन सब क्वांटिटीज को आपको एक्सप्रेस करना है। मैं 1 बाय 1 क्वांटिटीज का फॉर्मूला भी लिख कर देने वाला हूँ। सो सबसे पहले वाली क्वांटिटी लेते हैं सरफेस टेंशन। मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख दूंगा, आपको डायमेंशन बताने। सो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है जिसे हम टी में एक्सप्रेस करते हैं, वो होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। सेकंड है बताना इसके डायमेंशंस एम एल टी के टर्म। यस, बोलो इसके डायमेंशंस। M1 L0 T raised to minus L0 कंफर्म है? L0 सर फॉर्मूला क्या है? फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। बताओ डायमेंशंस। सर M1 L0 T raised to minus 2. वेरी गुड। सो कितने बच्चों का आया देखो, M1 L0 T raised to minus 2, जस्ट रेज योर हैंड्स। वन, then 2, 3, ओके वेरी गुड। ओके, काफी सारे बच्चों का आ चुका है। ओके वेरी गुड, शाबाश। अब आते हैं इम्पल्स पर। सभी को बताया, अभी मैंने बताया था इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है। यस एनीवन, इम्पल्स का फॉर्मूला बोलो। फोर्स इनटू टाइम। वेरी गुड, फोर्स अप्लाइड फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। अब बताना इसके डायमेंशंस। एम एल टी, हाँ बोलो। M1 ओके वेरी गुड, M1 L2 L2 L1 Sir, and raised to M1 minus 3. L2 नहीं M1 L1 T raised to minus 1. ओके वेरी गुड। सो M1 L1 T raised to minus 1, बोलो सही है? Yes sir. ओके वेरी गुड, आए ना आपके। सो थर्ड टर्म पर आते हैं, टॉर्क। बताना टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बताना इस टॉर्क के डायमेंशंस। इसे हम लिखेंगे फॉर्मूला में फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ, एम एल टी। यस एनीवन? M1 L2 T raised T to raised to minus minus 2. वेरी गुड, M1 L2 T raised to minus 2। ओके ओके वेरी गुड। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले पर, दैट इज पावर। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी पावर। बताना पावर का फॉर्मूला। वर्क Work upon time. वेरी गुड, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम।
चलो बताओ इसके डायमेंशंस। M2 L2 3 raised to minus यस, बोलो पावर के डायमेंशन M L T। हाँ बोलो। M1 M2 L2 T raised to minus 2. M2 नहीं आएगा बेटा, M1। M1 L2 हाँ, T L2 raised to minus 3. minus 2. वेरी गुड। M1 L2 T raised to minus 3, ये आते हैं पावर के डायमेंशंस। अब आते हैं वर्क के डायमेंशंस के ऊपर। फॉर्मूला बताना वर्क का। यस बोलो। Force into displacement. वेरी गुड, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। हाँ बताना डायमेंशंस, फोर्स के डायमेंशंस और फिर डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन बोलो। M1 L2 T raised to minus 2. M1 L2 T raised to minus 2। ओके वेरी गुड। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म पर, दैट इज अ प्रेशर। बताना प्रेशर का फॉर्मूला। Force upon area. वेरी गुड, फोर्स पर यूनिट एरिया, जिससे हम कहेंगे ये रहा फोर्स पर यूनिट हो जाएगा एरिया। अब बताना इसके डायमेंशंस। फोर्स के डायमेंशंस, फोर्स के डायमेंशन पहले बताओ। M1 L1 T minus 2, ठीक है। फिर पर यूनिट एरिया, सो एरिया के डायमेंशन M0 L2 T0। सो ये आते हैं M1, ये आता है L1 T minus 2, और ये ऊपर हो जाने के बाद ये हो जाएगा M0 L minus 2 T0। तो बताना इसके डायमेंशन M1 M1 L minus 1 M1 L minus 1 T T raised minus to 2. minus 2. T minus 2। M1 L minus 1 T minus 2। आई बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत वाली बात, बोलो जल्दी। अरे बताओ क्या कोई दिक्कत वाली बात है क्या? अरे यस और नो? No, sir. ओके वेरी गुड। अब आते हैं एंगुलर वेलोसिटी पर, ठीक है। जिस तरह से लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? कोई भी ऑब्जेक्ट जब पोजीशन ए से पोजीशन बी तक जाता है तो उसके पास कोई वेलोसिटी रहती है, जो वेलोसिटी उसे किसी डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है ना। अगर वो स्ट्रेट लाइन जा रहा होगा तो उसे हम कहेंगे लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है मैं बता रहा हूँ। सो लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? जो ऑब्जेक्ट को सीधे सीधे चलाती है, ठीक है। सो लीनियर वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या होता है? सभी को होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ध्यान देना, जिस तरह फोर्स था उसी तरह से टॉर्क था। सो जिस तरह से वेलोसिटी होगी उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। यानी वो वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट को सर्कमफरेंस पर घुमाती है, ये रही। ऑब्जेक्ट जब किसी सर्कल के सर्कमफरेंस पर रोटेट होता है तो उसके पास कुछ वेलोसिटी होती है, ये रही वेलोसिटी, ये रही उसकी वेलोसिटी, ये रही उसकी वेलोसिटी। अब ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी उसकी लीनियर वेलोसिटी है, ठीक है। सो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? देखो इस लीनियर वेलोसिटी की सिर्फ क्या चेंज हो रही है? मान लो दो तरह के मोशंस होते हैं, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है, कौन सी वाली? लीनियर वेलोसिटी। उस लीनियर वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, मैग्नीट्यूड वैसे ही रहती है। जैसे बता रहा हूँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट सर्कमफरेंस पर घूमता होता है, रोटेट होता है, सर्कल के सर्कमफरेंस पर रोटेट होता है, उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज होती है, मैग्नीट्यूड वैसे ही रहेगी। यानी उसने पोजीशन ए से चलना स्टार्ट किया तो उसके पास कुछ लीनियर वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ पर आया उसके पास कुछ लीनियर वेलोसिटी थी मानो 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन इन दोनों केस में डायरेक्शन चेंज थी। यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड है और यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन क्या है, हर जगह वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज। सो मैग्नीट्यूड वैसे ही रहे,
मैग्नीट्यूड वैसे ही रहे, लीनियर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड वैसे ही रहे, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाए, तो वो वाले मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जो नेक्स्ट वाला है यानी कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उस केस में यहाँ पर वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगी, तो यहाँ पर 3 होगी, मानो बढ़ चुकी होगी, या ऐसा भी हो सकता है 1 मीटर पर सेकंड हो। यानी ये जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हो, वो मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट ना रहे तो उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद रखना हमेशा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो, डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, चेंज हो रही है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दोनों के दोनों चेंज हो रहे हैं, उसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब आते हैं एंगुलर वेलोसिटी की कंसेप्ट क्या है। सो एंगुलर वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, मान लो ऑब्जेक्ट पोजीशन ए से पोजीशन बी किस एंगल में डिस्प्लेस हुआ, मान लो ये 30 डिग्री इतना एंगल उसने चेंज किया, तो उस 30 डिग्री एंगल को चेंज करने के लिए उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, लीनियर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी। सो वो एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी वो कुछ डिस्टेंस तो मूव किया होगा उस सर्कल के सरकमफेरेंस पर, ये वाला डिस्टेंस। सो ये जो डिस्प्लेस हुआ पोजीशन ए से पोजीशन बी तक सर्कल के सरकमफेरेंस पर, जिसने कुछ एंगल चेंज किया, उसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है ना, पोजीशन ए से पोजीशन बी गया, सो कितना डिस्टेंस गया, मानते हैं हम 2 मीटर जितना डिस्टेंस किया, लेकिन किसी सरकमफेरेंस पर वो घूम रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक आया हो, तो आप कह सकते हो उसने 30 डिग्री इतना वो रोटेट हुआ, 30 डिग्री इतना रोटेट हुआ। तो जब आप कहोगे ना 30 डिग्री जितना रोटेट हुआ, यानी आप उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हो। आई बात समझ में? बात समझ में आई? लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं हम डिस्टेंस में, 2 मीटर गया हो, 3 मीटर गया हो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उससे कितना एंगल शिफ्ट हुआ, वो कितना एंगल डिस्प्लेस हुआ, 30 डिग्री हुआ हो, 60 डिग्री हुआ हो, 90 डिग्री हुआ हो, 180 डिग्री हुआ हो, 270 डिग्री घुमा हो, या 360 डिग्री घुमा हो, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो जिस तरह से वेलोसिटी का फॉर्मूला था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आई बात समझ में? बोलो, बात समझ में आई? जिस तरह से लीनियर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी होती है। ये जो डिस्प्लेसमेंट था ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, अब रहेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आई बात समझ में? Yes, बोलो sir. जल्दी। Yes, So, sir. एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब मुझे बताना ये जो एंगल था, ये एंगल हम किसमें मेजर कर रहे थे? यूनिट बताना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। कर दी ना गलती? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किसमें मेजर कर रहे थे? Radian. वेरी गुड, हम मेजर कर रहे थे रेडियन में, और टाइम तो होता है सेकंड में। तो हमें पता करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस के बारे में। सो अब बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस। यस एनीवन? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि सबसे पहले रेडियन के डायमेंशन। रेडियन के डायमेंशन ले से m0 l0 T1. t0 रेडियन के डायमेंशन। सबसे पहले मैं रेडियन के डायमेंशन के बारे में पूछ रहा हूँ, वो होते हैं m0 l0 t0। अब आते हैं टाइम के डायमेंशन के ऊपर। सो टाइम के डायमेंशन m0 l0 t1। बोलो सही है? Yes, sir. अब देखो ये ऊपर आने के बाद क्या होगा? Minus. m0 l0 t-1। सो एंगुलर वेलोसिटी के डायमेंशन क्या आते हैं? बोलो m0 l0 t-1। क्या कोई दिक्कत वाली बात? बोलो sir. जल्दी, क्या कोई दिक्कत वाली बात आई? कंसेप्ट सबको समझ में आ चुकी है?
लीनियर वेलोसिटी क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, आई बात समझ में? Yes. ओके, Oh. वेरी गुड। सो लीनियर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मैं फिर से बताता हूँ। उसी तरह से एंगुलर वेलोसिटी होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है? ओके, ठीक है। सो इस तरह से हम डायमेंशन एनालिसिस को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पर, जिसे हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अभी तक बताना क्या कोई दिक्कत वाली बात है क्या, जल्दी बोलो। क्या कोई डाउट है, कोई कंसेप्ट है जिसे आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, या कोई डायमेंशन है वो डायमेंशन आपको समझ में नहीं आ रहे हो, बोलो जल्दी बोलो। क्या कोई दिक्कत वाली बात है अभी तक के लिए? तो यस, कमेंट करो। No, sir. ओके, ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ से आपका डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट होता है। तो यहाँ से हम डायमेंशन एनालिसिस लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। सो मैं इसे सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। क्या आप मुझे बताना, मान लो कोई ऑब्जेक्ट हो, ये रहा ऑब्जेक्ट ए, और इसके साथ हमने ऑब्जेक्ट बी को ज्वाइन किया है। ये ऑब्जेक्ट बी है, ये ऑब्जेक्ट ए, कनेक्ट कर दिया ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी को। सो ऑब्जेक्ट ए पर मान लो हमने फोर्स लगाई 1 न्यूटन, ठीक है, और उसी फोर्स से हम ऑब्जेक्ट बी को यहाँ पर आगे की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी पर हमने कितनी फोर्स अप्लाई की? तो आप बताओगे जो नेट फोर्स हमने अप्लाई की, तो सिंपल है, 1 न्यूटन ऑब्जेक्ट ए पर अप्लाई की और 1 न्यूटन ऑब्जेक्ट बी पर अप्लाई की। सो ये होगी उसकी नेट फोर्स। बोलो सही है, बोलो सही है। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब ध्यान देना, मान लो हमने ऑब्जेक्ट ए पर जब फोर्स अप्लाई की तो टाइम था मानो 1 सेकंड, और ऑब्जेक्ट बी पर जब फोर्स अप्लाई की तब टाइम था मानो 1 सेकंड। सो नेट टाइम कितना होगा? नेट टाइम 1 2 सेकंड, second. 1 सेकंड प्लस, सबसे पहले समझ लो 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड, ऐसा ही लिखोगे आप, ठीक है ना? Yes. मान लो ऑब्जेक्ट ए का जो मास है वो था 10 kg, और ऑब्जेक्ट बी का जो मास है वो था 10 kg, या फिर मान लो 20 kg होगा, कोई भी मान सकते हो। यहाँ पर लिख देता हूँ, मास ऑफ ए इज 10 kg एंड मास ऑफ बी मानते हैं 20 kg। सो अब बताना, इस पूरे सिस्टम का नेट मास कितना होगा? 10 kg प्लस 20 kg। बोलो सही है, बोलो सही है। Yes, sir. Yes, sir. अब बताना, ये वाली जो कंसेप्ट थी, इसी कंसेप्ट को हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यानी कि यहाँ पर मैंने कहीं भी लिखा है क्या? 1 न्यूटन फोर्स 10 kg, 1 न्यूटन फोर्स। मान लो अगर आपसे पूछा जाए कि नेट फोर्स आपने कितनी अप्लाई की, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते वो नेट फोर्स आपने कितनी अप्लाई की, 1 न्यूटन प्लस 1 सेकंड, ऐसे आप लिख सकते हो? ऐसे आप लिख सकते हो? No. नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? ध्यान देना, जब मैंने इन दो फिजिकल क्वांटिटीज की एडिशन की, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटीज है, ये फोर्स है और ये टाइम है। सो जब मैं इन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की एडिशन करता हूँ या फिर मैं सब्सट्रैक्शन करता हूँ, तब यहाँ पर ध्यान दो, इसके जो यूनिट्स थे या फिर हम इसके जो डायमेंशंस कहेंगे, इसके जो डायमेंशंस थे वो इस क्वांटिटी के डायमेंशन और इस सेकंड क्वांटिटीज के डायमेंशन क्या सेम थे? अरे बोलो भाई, 1 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन, फोर्स के डायमेंशन प्लस फोर्स के डायमेंशन। बोलो, ये दोनों फोर्स के डायमेंशन क्या नेट फोर्स के डायमेंशन के बराबर आने वाले हैं? Yes.
वही तो कंसेप्ट है हमारी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। फिर से बताता हूं, देखो मैंने नेट फोर्स अप्लाई किया, नेट फोर्स है 1 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन, ठीक है, और यहाँ पर ये सेकंड वाला लेता हूं। अगर मैंने नेट फोर्स को ऐसे लिखा 1 न्यूटन प्लस 1 सेकंड, अगर मैं इन दोनों के डायमेंशन देखता हूँ, इन दोनों के डायमेंशन देखता हूँ, तो एक चीज मेरे समझ में आती है कि ये 1 न्यूटन के डायमेंशन, इस 1 न्यूटन के डायमेंशन और नेट फोर्स के डायमेंशन, ये तीनों क्या है, सेम है। तीनों डायमेंशन क्या है, सेम है। लेकिन अगर मैं यहाँ देखता हूँ 1 न्यूटन के डायमेंशन और सेकंड के डायमेंशन और इस 1 फोर्स न्यूटन के डायमेंशन, ये डायमेंशन तो अलग है। सो जब भी आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज की एडिशन कर रहे होगे या फिर सब्सट्रैक्शन कर रहे होगे, सो एडिशन करते वक्त, सब्सट्रैक्शन करते वक्त ईच टर्म की जो डायमेंशंस आने वाली है वो डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए दोनों तरफ। तभी हम कह सकते हैं कि वो जो हमारे एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, वो सब एडिशन और सब्सट्रैक्शन डायमेंशियली बैलेंस है, और यही होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, सो अगर ये आपको समझ में ना आए तो मैं सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लेता हूँ, बाद में इसके काफी सारे एग्जांपल हम लेने वाले। सो स्टेटमेंट लेता हूँ। सो सबसे पहले ये स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, देखो, दिस प्रिंसिपल states that, ये हमेशा याद रखना, state that the dimension of all the terms in a physical quantity, in physical, अच्छा लिखते हैं हम, फिजिकल एक्सप्रेशन यानी एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, should be same, ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब इसके कुछ रूल्स हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला जो रूल है वो मैं लिख देता हूँ, ध्यान देना। मैं फिर से बताता हूँ क्या करना है आपको। जो भी कोई डायमेंशन आप लिखोगे, जो भी फिजिकल एक्सप्रेशन लिखोगे, उस फिजिकल एक्सप्रेशन के जो भी डायमेंशन आने वाले हैं वो डायमेंशन दोनों तरफ सेम होने चाहिए। अगर वो दोनों तरफ सेम हो गए तभी आप लिख सकते हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के टर्म में। सो वो वाले होते हैं, सबसे फर्स्ट वाला, जो भी आप डायमेंशन लेने वाले हो, यानी कि द डायमेंशन ऑफ, मैं इसका एग्जांपल लेने वाला हूँ, टेंशन मत लेना, सबसे पहले इसी समझ लो। डायमेंशन ऑफ ईच टर्म of an equation must be same होनी चाहिए। ये सबसे फर्स्ट वाला रूल। और सेकंड वाला रूल है, जब भी हम कोई भी इक्वेशन ऐड करेंगे, दैट इज वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे मैंने बताया ना, 1 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन ही हम ऐड कर सकते हैं। 1 न्यूटन प्लस 1 सेकंड, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज तो गलत है, डिफरेंट है, तो इस फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड नहीं कर सकते। अगर मान लो सब्सट्रैक्ट करना हो तो 1 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, सेम फिजिकल क्वांटिटीज को हम सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन 1 न्यूटन और 10 kg को हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते या फिर ऐड नहीं कर सकते। सो ये जो क्वांटिटीज होती है वही होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसके काफी सारे एग्जांपल अब हम लेने वाले हैं, आपको ये एग्जांपल के ऊपर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलो फिर आते हैं इसके एग्जांपल पर, ध्यान देना, एग्जांपल इंटरेस्टिंग है, हम IIT के लेवल के भी कुछ एग्जांपल्स लेने वाले हैं। सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, सब आते हैं इसके एग्जांपल्स। प्रॉब्लम दिया होगा आपको, प्रॉब्लम दिया है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A and B। अब से पूछा है A and B के डायमेंशन बताना, और इक्वेशन दिया है आपको V इज इक्वल टू A प्लस BT, और दिया है, बताया है आपको V क्या है, वेलोसिटी है,
और आपसे पूछा है ए और बी के डायमेंशन बताना, तो साथ ही साथ टी क्या है, टाइम है। ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, इसे सॉल्व कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। इसे सॉल्व कैसे करते हैं सबसे पहले वो समझ लो। आपको क्या करना होता है, जो भी डायमेंशन आने वाले हैं, जो भी डायमेंशन यानी इस क्वांटिटीज के डायमेंशन, इस क्वांटिटीज के डायमेंशन और इस क्वांटिटीज के डायमेंशन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यानी मैं इस पूरी क्वांटिटीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, v माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये पूरे के पूरे प्रिंसिपल ऑफ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ध्यान देना। होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, इस क्वांटिटीज के इस क्वांटिटी v के डायमेंशन और a के डायमेंशन सेम होने चाहिए, साथ ही साथ v के डायमेंशन और bt के डायमेंशन सेम होने चाहिए। यही तो कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यानी डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू आने चाहिए डायमेंशन ऑफ a, और साथ ही साथ डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ bt आने चाहिए। बोलो सही है? मैं फिर से बताता हूँ, पहले सबसे पहले क्वेश्चन समझ लो। हमें क्या पूछा है, a और b के डायमेंशन कितने हैं बताओ। सो इक्वेशन दिया था v इज इक्वल टू a प्लस bt, ये वाला इक्वेशन दिया था। यानी कि a के डायमेंशन वेलोसिटी जितने आने चाहिए, साथ ही साथ b के डायमेंशन वेलोसिटी जितने आने चाहिए। आई बात समझ में? फिर से बताता हूँ, प्लीज माइक ऑफ करना अपना। मैं फिर से बताता हूँ, a के डायमेंशन वेलोसिटी जितने आने चाहिए और bt के डायमेंशन भी वेलोसिटी जितने आने चाहिए। अगर ये दोनों डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल आते हैं, सेम आते हैं, तभी हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वेशन यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। आई बात समझ में? चलो अब देखते हैं डायमेंशन ऑफ v क्या है, वेलोसिटी। और a के डायमेंशन को तो हमें पता करना है। सो बताओ a के डायमेंशन कितने आते हैं, वेलोसिटी के डायमेंशन बताओ। हाँ बोलो, वेलोसिटी के डायमेंशन बोलो जल्दी। m0 l1 m0 l1 t रेस्ट माइनस 1। सो मिल गए, हमारा आंसर आ गए हमारे a के डायमेंशन m0 l1 t माइनस 1। आई बात समझ में? सो a के डायमेंशन आते हैं m0 l1 t माइनस 1। बोलो सही है? अरे बोलो सही है? अब जो a के डायमेंशन आए हैं वही हमारे bt के डायमेंशन आने चाहिए, मतलब सेम ही। bt के डायमेंशन और वेलोसिटी के डायमेंशन सेम आने चाहिए। आई बात समझ में? सो अब देखते हैं वेलोसिटी के डायमेंशन। वेलोसिटी के डायमेंशन हो गए m0 l1 t माइनस 1 और bt के डायमेंशन, जबकि b के डायमेंशन हमें पता करने हैं, और टाइम के डायमेंशन m0 l0 t माइनस 1। अब देखते हैं, सॉरी t प्लस 1, t प्लस 1। सो अब देखते हैं b के डायमेंशन कितने आते हैं। b के डायमेंशन आने वाले, देखो ध्यान दो, b के डायमेंशन m0 l1 t माइनस 1 और ये नीचे आता है m0 l0 t प्लस 1। सो बताओ b के डायमेंशन कितने आए, m0 m0 l1 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 वेरी गुड, l1 t raised to t minus 2 माइनस 2। आई बात समझ में? सो अब देखो b के डायमेंशन मैंने पहले ही बता चुका हूँ, a के डायमेंशन v जितने आए और bt के डायमेंशन v जितने आने चाहिए, तभी हमारा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। तो bt के डायमेंशन v जितने आते हैं, क्या हम चेक करते हैं? चलो b के डायमेंशन बताओ, m0 l1 t माइनस 2। बोलो सही है? yes हाँ, t के डायमेंशन t1 और ये डायमेंशन आने चाहिए वेलोसिटी जितने, m0 l1 t माइनस 1 जितने। क्या आते हैं बोलो? Yes, sir. m0 l1 t माइनस 1। minus yes तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह
जो डायमेंशन है वो डायमेंशन क्या है, सेम। आई बात समझ में? मैं फिर से बताता हूँ, टेंशन मत लेना, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हमसे पूछा था डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ बी बताना। इक्वेशन दिया था v इज इक्वल टू a प्लस बी टी, और बताया था कि v क्या है, वेलोसिटी है, और t क्या है, टाइम है। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, जो भी वेलोसिटी के डायमेंशन आने वाले हैं वो a के डायमेंशन आने वाले हैं, तो ये हमने लिख लिया। और जो भी bt के डायमेंशन आने वाले हैं वही v के डायमेंशन आने वाले हैं। सो यहाँ पर इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमने a के डायमेंशन को पता कर लिया, और यहाँ पर डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt से हमने b के डायमेंशन को पता कर लिया। सो b के डायमेंशन आते हैं m0 l1 t-2। फिर रिवर्स चेक करने के लिए हमने देखा कि जिस तरह a के डायमेंशन वेलोसिटी जितने आते हैं उसी तरह इस bt के डायमेंशन भी वेलोसिटी जितने आने चाहिए। तो यही चेक करने के लिए हमने देखा कि bt इज इक्वल टू v लिया, तब हमने देख लिया कि जो वेलोसिटी के डायमेंशन थे वो दोनों जगह सेम आते हैं। यही तो होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आई बात समझ में? बोलो क्या कोई दिक्कत वाली बात? जल्दी से बोलो, ये नई कंसेप्ट है, आपको आनी चाहिए। बोलो क्या कोई दिक्कत वाली बात है क्या? फिर से बताओ, यस और नो? फिर से एक्सप्लेन करो। Sir, dimension of BT. डायमेंशन ऑफ बीटी एक्सप्लेन करना है, ठीक है? फिर से बताता हूँ। सो यहाँ पर आते हैं हम डायमेंशन ऑफ बीटी के ऊपर। सो सबसे पहले देख लेना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कहना ये है कि जो भी वेलोसिटी के डायमेंशन आने वाले हैं और जो भी बीटी के डायमेंशन आने वाले हैं वो सेम होनी चाहिए। तो अगर हमने इस थ्योरम को अप्लाई किया, इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया, तो हमें बी के डायमेंशन मिलते, तो हमें बी के डायमेंशन मिलते। सो बी के डायमेंशन कैसे मिलते हैं? यहाँ पर हमने वेलोसिटी के डायमेंशन लिख लिए, यहाँ पर हमने टाइम के डायमेंशन लिख लिए, फिर आते हैं हमारे पास बी के डायमेंशन, ठीक है? अब हमें चेक करना है जो भी हमने ये स्टेटमेंट लिया था, जो प्रिंसिपल यहाँ पर हमने अप्लाई किया था, क्या असल में ये वर्क करता है कि नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया, वेलोसिटी और बीटी के डायमेंशन चेक करने स्टार्ट किया। सो वेलोसिटी डायमेंशन, वेलोसिटी की सबको पता है m0 l1 t-1 जितने। सो बीटी के डायमेंशन भी उतने ही आने चाहिए। तो बी के डायमेंशन तो हमारे पास है m0 l1 t-2, टी के डायमेंशन है m0 l0 t1। सो ये t-2 ये +1 था, तो हमारे डायमेंशन आते हैं दोनों तरफ सेम, m0 l1 t-1 m0 l1 t-1। आई बात समझ में? Yes, sir. आई बात समझ में? अब कोई दिक्कत वाली Yes, बात? sir. अब No, कोई sir. दिक्कत वाली बात? No, चलो sir. चलो फिर सिंपल है। देखो मैंने सिर्फ ये आपको यहाँ पर ये आगे वाली जो टर्म्स थी, ये वाली जो टर्म्स थी, ये इसलिए सॉल्व करके दी ताकि आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अच्छे से समझ में आ जाए। सो सिंपल सी कंसेप्ट है। मानो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी होगी a प्लस बीटी के टर्म में प्लस ct स्क्वायर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, तो आपको देखना है वेलोसिटी के डायमेंशन a जितने, फिर वेलोसिटी के डायमेंशन bt जितने दोनों से, फिर वेलोसिटी के डायमेंशन ct जितने दोनों से। जब ये होगा, जब ये कंसेप्ट, ये प्रिंसिपल प्रूफ होगा, तभी आप किसी भी क्वांटिटीज के डायमेंशन को पता कर सकते हैं। और डिटेल में समझने के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं। सो ये रहा एग्जांपल आपके सामने। अब देखते हैं कितने बच्चे इसे सॉल्व करते हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, और पूछा है आपको डायमेंशन बताना, किस किस के डायमेंशन पूछे आपको, ये लिख कर देता हूँ, a b c d और e, और इक्वेशन दिया है x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर प्लस डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस ए टी। चलो ये जाने दो, यहाँ तक सॉल्व करो। a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वेयर, तो आपसे पूछा है a b c की डायमेंशन बताओ, t और e अभी तक के लिए जाने दो, इसकी प्रैक्टिस करो, फिर आगे की टर्म पर चलते। चलो ट्राई करो।
प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एक्स दिया है डिस्प्लेसमेंट में, एक्स है डिस्प्लेसमेंट, और टी है टाइम में। चलो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करो और सॉल्व करो, ट्राई करो सबसे पहले। टाइम देता हूँ, ठीक है ना। सो ये रहा टाइम, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। बताना ए के डायमेंशन, फिर बी के डायमेंशन और फिर सी के डायमेंशन। A is equal to m0 L1 t raised to 0. वेरी गुड, B is equal to m0 L1 t raised to -1. वेरी गुड, And C is equal to m0 L1 t raised to -2. वेरी गुड, वेरी गुड। प्रांजल थी शायद। Yes, sir. ओके, वेरी गुड प्रांजल। सो अब ध्यान देना, मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, हो चुका है आपका। और कोई किसी का है ए के डायमेंशन बताओ। चलो और कोई बताओ ए के डायमेंशंस। यस, एनीवन? M0 L1 L1 T raised to T0. 0. m0 l1 t0, वेरी गुड। अब बताना बी के डायमेंशन। यस बोलो, बी के डायमेंशंस। L1 t raised to m0 l1 t raised to -1, वेरी गुड। अब बताना सी के डायमेंशंस। यस यस, m0 L1 l1 T raised to -2. वेरी गुड, t raised to -2। तो अब मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। जो भी बच्चों का ये आंसर आ चुका है, कांग्रेचुलेशन। सो x इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर, ये था। तो सबसे पहले चेक करना है इसके और इसके डायमेंशंस, यानी डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a। सो x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन क्या आते हैं? m0 l1 t0, और वही तो a के डायमेंशन को हमें पता करना था। खत्म हो गया। अब आते हैं सेकंड टर्म पर, मतलब bt के डायमेंशन और x के डायमेंशन सेम होने चाहिए। सो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt, ठीक है। सो x के डायमेंशन फिर से वही m0 l1 t0, और bt के डायमेंशन, जबकि b के डायमेंशन हमें पता करना है और टाइम के डायमेंशन है 1। सो ये टाइम अगर यहाँ नीचे आ जाएगा तो b के डायमेंशन आते हैं m0 l1 t-1 आए। अब आते हैं ct स्क्वायर के टर्म पर। सो इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन सेम होने चाहिए, यानी डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ct स्क्वायर। सो x के डायमेंशन लिखते हैं m0 l1 t0, और ct स्क्वायर के डायमेंशन लिखते हैं c के डायमेंशन, जबकि हमें इसे पता करना है, और t स्क्वायर के डायमेंशन रहे t2। सो c के डायमेंशन आते हैं m0 l1 t-2। आई बात समझ में? आई बात समझ में? Yes, sir. क्या कोई दिक्कत वाली बात है क्या? बोलो जल्दी। आसान है? आसान है, बोलो जल्दी बताओ। Yes, sir. ओके, आगे का सॉल्व कर पाओगे? हाँ sir. देखते। चलो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, फिर से वही वाला, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A, B, C, D और E। सो दिया है वही x इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct स्क्वायर प्लस dt क्यूब अपॉन e प्लस t। हाँ, आपने a के डायमेंशन पता कर लिए, bt के डायमेंशन पता कर लिए, ct के डायमेंशन भी पता कर लिए। सो अभी इस टर्म को सॉल्व करना। मैं फिर से बताता हूँ, इस टोटल टर्म के डायमेंशन इतने आने चाहिए। ओके, देखते हैं कितने बच्चे से सॉल्व करते हैं। सो आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ dt क्यूब
अपॉन ई प्लस ए टी। सो मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले ई प्लस, ये भी एडिशन की टर्म में है, यानी इसके डायमेंशन जो ई के डायमेंशन होंगे वही टाइम के डायमेंशन, मतलब ये दोनों डायमेंशन सेम आने चाहिए। मैंने हिंट दे दिए हैं, देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करते हैं इसे। आपको बताना है डी और ई के डायमेंशंस। of e t raised to 1, अच्छा, डी के डायमेंशन क्या है? L1 t raised to -1, L1 t raised to minus 1, 1 और t raised to -1 आया नहीं, चेक करना फिर से। और e के डायमेंशन बोलो। t raised to 1, वेरी गुड। सो e के टी के डायमेंशन सही है, t raised to 1। अब बताना डी टी के डायमेंशंस। डी के डायमेंशंस d के L1 t raised to -2, -2 या +2? +2 +2 नहीं, -2 वेरी गुड प्रांजल। सो डी के डायमेंशन आते हैं यल टी -2, डी के डायमेंशन आते हैं यल टी -2 और टी के डायमेंशन आते हैं t1। कितने बच्चों का आया बोलो जल्दी? यस, एनीवन जस्ट रेज योर हैंड। वेरी गुड प्रांजल, वेरी गुड रिद्धि, वेरी गुड साक्षी। अच्छा चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब फिर से हम इसे सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान दो। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी टी अपॉन ई प्लस टी, लेकिन हमें दिक्कत ये है कि ये e के डायमेंशन पता नहीं है। तो सबसे पहले हम e के डायमेंशन को पता करते हैं। सो e के डायमेंशन को कैसे पता किया जाए? सो e प्लस टी ये वाली टर्म एडिशन में है, यानी हम लिखेंगे ये वाली टर्म e प्लस टी, यानी जो डायमेंशन e के होंगे वही डायमेंशन t के होंगे। सो सिंपल लिखोगे आप डायमेंशन ऑफ e इज इक्वल टू, आप लिखोगे डायमेंशन ऑफ t। सो e के डायमेंशन को तो पता करना था और डायमेंशन ऑफ t थे m0 l0 t1। आई बात समझ में? बोलो जल्दी। यस सर। अच्छा ठीक है, अब ध्यान दो, ये सेपरेट टर्म थी, मैंने इसे सेपरेट आउट कर लिया और e के डायमेंशन और t के डायमेंशन पता कर दिए। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में एडिशन के टर्म में था और यहाँ पर सिर्फ सेपरेटली प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई कर देना। सो अब आते हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। सो डायमेंशन ऑफ x यानी m0 l1 t0, डायमेंशन ऑफ d पता करने हैं, डायमेंशन ऑफ t 3 थे, डायमेंशन ऑफ e t1 है और ये डायमेंशन ऑफ t ये भी t1 है। तो ये t1 और ये t1 क्या t2 हो जाएगा? क्या ये t1 और ये t1 क्या t2 हो जाएगा? यस सर। अरे नहीं बेटा, ये एडिशन में है रे, ये एडिशन में है, यानी ये हो जाएगा 1 + 1 t1। बोलो सही है ना? 1 + 1 t1। ये मल्टीप्लिकेशन में होता अगर t1 मल्टीप्लाई बाय t1 तो इसकी एडिशन होगी, लेकिन ये किस में दिया था? एडिशन में दिया था, मतलब ये 2t1 हो जाएगा। आई बात समझ में? बोलो जल्दी, आई बात समझ में? बोलो Yes, sir. जल्दी। अब लिखते हैं हम इसके डायमेंशन, ये होगा m0 l1 t0, ये आता है d, ये आता है t3 और ये t1 था, तो ऊपर आने के बाद कितना हो जाएगा? t-1। सो ये हो जाएगा m0 l1 t0 d t2, ठीक है। अब ये नीचे आ जाएगा तो d के डायमेंशन आते हैं m0 l1 t0 और यहाँ पर आता है t2। सो t2 अगर ऊपर आ जाएगा तो क्या होगा? वो हो जाएगा m0 l1 t0 और t की पावर आती है -2। सो d के डायमेंशन आते हैं m0 l1 t-2। आई बात समझ में? आई बात समझ में? सर 2t का 2 किधर गया? कौन सा वाला 2? 2t का? अरे वो कांस्टेंट था, कांस्टेंट था, कांस्टेंट डायमेंशन में नहीं लेते, डायमेंशन में सिर्फ पावर लेते। आई बात समझ में? यस सर। कांस्टेंट वैल्यू मत लेना, सिर्फ हमेशा याद रखना। माइक ऑफ करना प्लीज, माइक ऑफ करना।
माइक ऑफ कीजिएगा। ओके, क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? ओके, ध्यान देना, मैं फिर से बताता हूँ। जो कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी तो उस कांस्टेंट टर्म को मत लेना, कांस्टेंट टर्म नहीं लेनी, ठीक है? और डायमेंशन को पता करना होता है। अब बताना कोई डाउट हो तो। क्या कोई डाउट है? बोलो जल्दी। एनी डाउट? यस और नो कमेंट करना। मैंने यहाँ से माइक ऑफ किया है, कमेंट करना सिर्फ। क्या कोई डाउट है? बोलो जल्दी, क्या कोई डाउट है? ओके, सो इस तरह से हम एंड करते हैं आज के लेक्चर को। जाते जाते मैं आपको कुछ प्रॉब्लम देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं, और इसके फोटोज मुझे सेंड कर देना। प्रॉब्लम है फाइंड द dimensions of a upon b in इक्वेशन दिए हैं p is equal to a minus t square upon b multiply by x, और यहाँ पर गिवन है p है प्रेशर, p क्या है? प्रेशर है, t टाइम है, और x डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है? सो प्रेशर, टाइम और डिस्प्लेसमेंट दिया है, और आपसे पूछा है a अपॉन b के डायमेंशन बताना, a अपॉन b के डायमेंशन, ठीक है? ठीक है, सो अब अभी के लिए हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। कल हम फिर से इसी टॉपिक से कंटिन्यू करें, ठीक है? थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।